हेलो दोस्तों, हमने अपनी पिछली क्लास में अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना सीखा था। इस क्लास में हम अपने एनसीईआरटी बुक के कुछ उदाहरण करेंगे। ये भी क्या है, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के ऊपर है। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा उदाहरण 5, √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो मैंने आपको बताया था अपरिमेय सिद्ध करते वक्त हमें 3 बातों का ध्यान रखना होता है। वो 3 बातें क्या थी? पहला, इसमें कौन सा मेथड यूज होता है, पहले हमें ये देखना होता है। तो हमें पता है कि इसमें मेथड जो यूज होता है वो क्या होता है, विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपको ये क्या होता है, ये विधि क्या होती है। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि ये विधि क्या होती है। ठीक, इस विधि के द्वारा ही क्या करते हैं हम, √3 या मतलब जो भी जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनको क्या करते हैं, हम अपरिमेय सिद्ध करते हैं। इस विधि में हम क्या करते हैं, जैसे हमें क्या करना है, √3 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या मान लेंगे, इसके जस्ट अपोजिट की ये क्या है, परिमेय संख्या है। फिर हम जैसे जैसे आगे सॉल्व करेंगे हमारे क्वेश्चंस में क्या आएंगी, गलती आएंगी। वो क्यों आएंगी? क्योंकि जो हमने शुरू में माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है, वो क्या है, हमारा कल्पना क्या थी हमारी, गलत। इसलिए फिर बाद में मान लेंगे कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो ये होता है विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति का नियम। ये मतलब ये विधि, इस विधि द्वारा हम क्या करते हैं, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करते हैं। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक, विरोधोक्ति का मतलब क्या होता है, अपोजिट। विरोध आ रहा है इसमें शब्द, विरोध का मतलब क्या होता है, अपोजिट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके अपोजिट जस्ट मान लेते हैं। अब जो हमारे सेकेंड पॉइंट याद रखना था वो था प्रमेय 1.2। मैंने आपको प्रमेय 1.2 में क्या बताया था कि अगर कोई नंबर, जैसे p है कोई नंबर, वो a² को डिवाइड कर रहा है, तो वो नंबर जो p है वो a को भी क्या करेगा, डिवाइड। ये बताया था मैंने आपको। तो ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना था वो था सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होता है, ये आपको याद रखना था। सहअभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है, 2 या 2 से अधिक ऐसी संख्या है जिनका जो कॉमन फैक्टर हो, मतलब उभयनिष्ठ हो, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड वो क्या हो, 1, सिर्फ क्या हो, 1। तो उसको क्या कहते हैं हम, सहअभाज्य संख्याएं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था 7 और 5 है। 7 के फैक्टर्स मतलब गुणनखंड कौन कौन से हैं, 1 और 7। 5 के कौन कौन से हैं, 1 और 5। तो इन दोनों में देखिए जो सामान्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या है, मतलब दोनों में क्या है, कॉमन है, वो क्या है, 1 है। तो इसको क्या कहेंगे हम, सहअभाज्य संख्याएं। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो इसमें क्या होंगी, यूज होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो विरोधोक्ति उत्पत्ति द्वारा करते हैं। तो सबसे पहले क्या मान लेते हैं हम लिया, हम लिखेंगे इसके विपरीत, हमने मान लिया इसके विपरीत हमने मान लिया कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, हमने मान लिया कि जो √3 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने ये मान लिया। अगर √3 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम a/b या p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मान लिया हमने कि इसलिए अतः √3 इज इक्वल टू p/q। ठीक, मतलब जो भी परिमेय संख्या होता है उसे क्या हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने इसे क्या लिख दिया, p/q के फॉर्म में लिख दिया। और आपको पता है कि जो भिन्न के रूप में लिखते हैं तो जो परिमेय संख्या होता है उसका जो हर होता है, मतलब जो नीचे वाले संख्या होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ लिख दिया मैंने q नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हम अगले स्टेप में क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि p और q दोनों के पास क्या है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, ऐसा गुणनखंड है जो दोनों में क्या है, कॉमन। मान लिया कि p और q के पास क्या है, x गुणनखंड क्या है, कॉमन। अब जब हम x गुणनखंड कॉमन मान रहे हैं और बाद में इससे डिवाइड करेंगे x से दोनों को, तो एक नई वैल्यू मिलेगी हमें। ठीक, हमने उसे मान लिया क्या, a/b। कौन है, अरे भाई बोल गए गेट पार। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करने के बाद हमारे पास एक नया वो आया नंबर, उसको हमने मान लिया
बी। ठीक, ये आपको अगर ये समझना है तो एक एग्जांपल समझिए। जैसे देखिए हमारे पास एक नंबर है 9 और एक नंबर है 15। ठीक, 9 को क्या लिख सकते हैं हम, देखिए 3 इंटू 3 लिख सकते हैं और 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5। अब देखिए इन दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब जो दोनों में कॉमन है वो क्या है 3। अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक नया नंबर आता है, क्या आता है 3/5 ये आता है। मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करने के बाद एक नया नंबर आ रहा है कितना 3/5। तो वही मैं लिखने वाला हूं। हमने मान लिया कि P और Q के पास एक के अतिरिक्त, मतलब जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो एक के अलावा है, एक तो रहेगा ही लेकिन हमने मान लिया कि एक के अलावा भी है। ठीक, तो एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक, ये मान लिया हमने। तो जब हम उभयनिष्ठ गुणनखंड से क्या करेंगे विभाजित करेंगे, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित करने पर, जब हम उभयनिष्ठ गुणनखंड से विभाजित कर देंगे तो हमारे पास एक नया नंबर आएगा। विभाजित करने पर √3 इज इक्वल टू क्या आएगा a/b प्राप्त हुआ। ठीक, a/b प्राप्त हुआ। अब देखिए जब हमने उभयनिष्ठ गुणनखंड से क्या कर दिया विभाजित कर दिया, तो अब a और b के पास कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड बचा नहीं बचा। तो मतलब ये दोनों क्या हो गए सहअभाज्य संख्या हो गए, क्योंकि इन दोनों के पास एक के अलावा अब कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो लिख देंगे जहां a और b उभयनिष्ठ सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। मतलब इन दोनों के पास एक के अतिरिक्त और कोई भी मतलब संख्या नहीं है जिससे क्या होंगे ये विभाजित होंगे। तो सहअभाज्य संख्या है। अब देखिए अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, देखिए ये भी इधर डिवाइड में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो लिख सकते हैं हम b√3 इज इक्वल टू a, ये लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या कीजिए दोनों साइड क्या कर दीजिए स्क्वायर। तो लिखिए दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, हमने क्या किया दोनों पक्षों में क्या कर दिया वर्ग कर दिया। तो कितना आएगा देखिए यह आएगा 3b²। √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और b का स्क्वायर b², √3b² और a², ये आएगा। ठीक, अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो 3 है वो a² को डिवाइड करेगा, मतलब a² को विभाजित करेगा। कैसे, मान लीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। मान लीजिए आपके पास 15 है, 15 को आप क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए जो ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है ये इन दोनों से विभाजित होगा, ये 3 से विभाजित होगा और 5 से विभाजित होगा। मतलब अगर किसी नंबर को इज इक्वल टू में अगर कुछ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो वो उन दोनों से क्या होगा विभाजित होगा। तो ठीक इसी प्रकार 3b² इज इक्वल टू a² लिखा है, मतलब जो 3 है वो a² क्या करेगा विभाजित करेगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि 3a² को विभाजित करेगा, ये लिख सकता हूं। ठीक, विभाजित करेगा। और सेकंड स्टेप में अब देखिए मैंने बताया था प्रमेय 1.2, अगर 3a² को विभाजित कर रहा है तो 3a को भी विभाजित करेगा। तो अगले में लिख देंगे 3a को भी विभाजित करेगा।
ठीक, आपको ये है समझ में इतना? अगर 3a² को विभाजित कर रहा है तो 3a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने क्या लिखा था, 15 = 3 × 5 ये लिखा था। ठीक, अब देखिए अगर मैं कह रहा हूं कि 15 जो है वो 3 से विभाजित होगा, तो 3 में कुछ मल्टीप्लाई मतलब गुणा करेंगे जब भी तो 15 आएगा, इसका मतलब यही है। तो अगले स्टेप में क्या लिख रहे हैं हम कि अतः हम लिख सकते हैं a = 3c। ठीक, हमने क्या लिख दिया, अब देखिए 3 क्या कर रहा था, a को विभाजित कर रहा था, मतलब 3 में कुछ गुणा करेंगे जब भी तो a आएगा, तो इसलिए मैंने लिख दिया a = 3c, जहां c कोई पूर्णांक है। हमने मान लिया कि c जो है कोई क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक, इतना है आपको समझ में। इसके बाद अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, अब देखिए अब जो a का मान है, देखिए यहाँ a का मान क्या है, यहाँ पर b√3। अगर हम a का मान वहां पुट करें, हम क्या करते हैं, a का मान प्रतिस्थापित करने पर हम क्या कर रहे हैं, a का मान यहाँ प्रतिस्थापित कर रहे हैं, मतलब पुट कर रहे हैं, प्रतिस्थापित करने पर। ठीक, अगर a का मान हम यहाँ पुट करें तो क्या है, a हमारा क्या था, b√3 के बराबर, b√3 = 3c, यह है। ठीक, अब हम फिर से क्या करते हैं, दोनों साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायर। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, जब हमने दोनों पक्षों में वर्ग कर दिया तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए दोनों पक्षों में वर्ग करने पर कितना आएगा, b√3 का स्क्वायर करेंगे 3 और b का स्क्वायर करेंगे b², 3b² = 3 का स्क्वायर 9c², ये आएगा। अब देखिए 3 3 × 9, मतलब क्या लिख सकते हैं इसको, b² = 3c², ये लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ फिर से जो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है वो 3b² को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, करेगा। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यहां से फिर हम क्या लगा देते हैं, प्रमेय 1.2 क्या था कि 3b² का क्या करेगा, विभाजित करेगा यहाँ से। आइए बताया था ये b² की विभाजित मतलब a² को जैसे विभाजित कर रहा था ऐसे क्या करेगा, b² को विभाजित करेगा। ठीक, अब अगर ये b² को विभाजित कर रहा है तो 3 क्या करेगा, b को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब यही है प्रमेय 1.2 के अनुसार। ठीक, इतना आ गया आपको समझ में। अब इसके बाद देखिए 3 b² को विभाजित करेगा, 3 b को विभाजित करेगा, इतना आ गया समझ में। लेकिन हमने अपने जो शुरू में माना था वो क्या माना था, हमने शुरू में माना था कि a, जहां पर a और b जो है वो क्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं, मतलब a और b के पास एक के अलावा कोई भी क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहां पर देखिए जो a है वो किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है, मतलब a का गुणनखंड क्या है, 3, जो b है वो भी 3 से विभाजित है, मतलब b का भी गुणनखंड कौन सा है, 3। लेकिन ये तो हमारे जो हमने माना था उसके क्या आ गया, जस्ट उल्टा आ गया कि वो सहभाज्य संख्या है, लेकिन इन दोनों के पास तो 3 क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, a और b दोनों के पास, क्योंकि b 3 से विभाजित है और a भी क्या है, 3 से विभाजित है, मतलब दोनों के पास 3 क्या है, a और b के पास 3 क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो अब तो ये सहभाज्य संख्याएं नहीं रहे, तो मतलब हमारा जो हमने जो माना था वो क्या आ गया, गलत। वो गलत क्यों आया, क्योंकि जो हमने शुरू में माना था कि √3 एक परिमेय संख्या होता है, वो क्या हमारा जो कल्पना थी वो क्या थी, गलत। इसलिए अब हम क्या मानेंगे कि जो √3 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो बस आप लिख दीजिए, इसलिए a और b के पास
कम से कम 3 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक, यह है आपको समझ में, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक, लेकिन हमने क्या माना था, लेकिन विरोधाभास प्राप्त हुआ कि A और B सहअभाज्य संख्याएं हैं। मतलब A और B क्या है, सहअभाज्य संख्याएं, इनके पास कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए था, सहअभाज्य संख्या है। यह आपको समझ में, हमने क्या माना था, A और B क्या है, सहअभाज्य संख्या है, लेकिन इन दोनों के पास 3 क्या आ गया, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो अब ये सहअभाज्य संख्या नहीं रहे। अब लिखेंगे ये क्यों हुआ, यह विरोध इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमारी कल्पना गलत थी कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। हमने जो माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है, वो कल्पना क्या है हमारी, गलत परिमेय संख्या है। इसलिए अब हम क्या मानेंगे कि जो √3 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह निष्कर्ष निकला कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब तो ये अगर हमारा क्या है, जो कल्पना क्या है, गलत आ गया, मतलब अब हम क्या मानेंगे, √3 एक अपरिमेय संख्या है। आगे समझ में, ठीक। तो √3, √5, √2 इन सब के टाइप वाले संख्या को ऐसे हम अपरिमेय सिद्ध करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट टाइप है, मतलब 5 - √3 को क्या करना है, हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो इसे कैसे करेंगे, इसे भी सेम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, मतलब विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति के विधि से हम करेंगे। ठीक, तो इसे भी देखिए कैसे करेंगे। इसे हम इसे क्या मान लेंगे कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम क्या लिखेंगे, हमने इसके विपरीत मान लिया कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक, हमने इसके विपरीत क्या मान लिया कि जो 5 - √3 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, ये मान लिया हमने। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो आपको पता है हम क्या लिख सकते हैं, अतः 5 - √3 इज इक्वल टू, हम इसे भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने क्या लिख दिया, 5 - √3 इज इक्वल टू a/b। a/b लिख लीजिए या p/q लिख लीजिए। ठीक, अब हम क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि a और b क्या है, यहाँ पर सहभाज्य संख्या है। ठीक, कि मतलब इनके पास एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने ऐसा क्या किया, मान लिया। तो हम यहाँ लिख देते हैं, पहले तो ये लिखेंगे कि b not इज इक्वल टू 0। हमें पता है कि जो हर होता है वो क्या होता है, 0 के बराबर नहीं होता है। तो हमने मान लिया कि a और b क्या है, सहभाज्य संख्या है। a और b सहअभाज्य संख्या है, मतलब a और b के पास क्या, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है,
सभाज्य संख्या है। जो बेनिश गुणनखंड है वो क्या है, बस एक है। ठीक, तो हमने ए और बी को क्या मान लिया यहाँ पर, सहभाज्य संख्या। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखिए इस टाइप वाले बहुत आसान है, देखिए क्या करेंगे। अब देखिए ये जो बी है, या आप ऐसे कीजिए ए बाई बी को इधर ले आइए। ए बाई बी इधर क्या है, प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो इसको लिख सकते हैं 5 माइनस ए बाई बी इज इक्वल टू, अब ये माइनस का रूट 3 इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का रूट 3, ये हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अगर इसे हम आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा b, और ये आ जाएगा 5b माइनस ए इज इक्वल टू रूट 3, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर b a और ये b a और b और 5, ये तीनों क्या है, पूर्णांक। और आपको पता है कि जो जितने भी पूर्णांक होते हैं, सारे पूर्णांक जो होते हैं वो परिमेय संख्या होते हैं। ठीक, जितने भी पूर्णांक होते हैं, -3 -4, जितने भी पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं, क्योंकि हम उन्हें भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, और जिन्हें भिन्न के रूप में लिख सकें वो क्या होते हैं, परिमेय संख्या। तो मतलब ये जो है ये क्या है, परिमेय संख्या है। 5b माइनस ए अपॉन बी, ये हमें क्या मिल गया, एक परिमेय संख्या। और अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होना चाहिए, √3 भी एक क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या। क्योंकि दो चीजें अगर बराबर हैं तो दो चीजों के बराबर हम क्या कहते हैं, कब कहते हैं, जब वो नेचर में सेम हो, मतलब और उनकी वैल्यू भी क्या हो, बराबर हो। जैसे हम a इज इक्वल टू 5 कह रहे हैं, तो अगर 5 परिमेय संख्या है तो a भी क्या है, परिमेय संख्या। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि अतः 5b माइनस ए अपॉन बी क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, क्यों है, आप लिख देंगे क्यों है, क्योंकि a और b और 5 क्या है, पूर्णांक संख्या, और सभी पूर्णांक संख्या क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। इसलिए √3 भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, अगर ये परिमेय संख्या है लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो राइट हैंड साइड वाला भी परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, देखिए लेकिन हमें अभी पता है कि जो √3 होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या तो होता ही नहीं है, ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे यह विरोधाभास उत्पन्न हुआ या प्राप्त हुआ कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब हमें फिर से विरोधाभास मिल गया कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आपको पता है ये विरोधाभास क्यों मिला, क्योंकि जो हमने शुरू में कल्पना किया था कि 5 माइनस √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, वो कल्पना क्या थी हमारी, गलत। अब हमारे पास आ रहा है कि इसके हिसाब से क्या आ रहा है कि √3 क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या, लेकिन हमें पता है कि √3 तो परिमेय संख्या होता ही नहीं है, √3 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या, और इसलिए हमें क्या हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ। तो लिख देंगे यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमारी कल्पना गलत थी कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। तो हम क्या मानेंगे, तो लिख देंगे अतः यह निष्कर्ष निकला कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो ये आ गया आपको समझ में।
तो 5 - √3 को अपरिमेय संख्या ऐसे सिद्ध करते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें बताना है कि 3√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी पीछे वाले क्वेश्चंस की तरह करेंगे। हम सबसे पहले मान लेते हैं हमने इसके विपरीत मान लिया कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, हमने मान लिया कि 3√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको क्या लिख सकते हैं, अतः अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, या मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 3√2 को हमने क्या लिख दिया, a/b के फॉर्म में। ठीक, और जो परिमेय संख्या का हर होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, हमने लिख दिया b ≠ 0। ठीक, और हमने मान लिया कि a और b जो है वो क्या है, सहभाज्य संख्या है। इनके पास एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हमने जहां a और b क्या है, उभयनिष्ठ सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक, अब इसके आगे आप इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए ये b इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, या ये 3 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, √2 = a/3b। ठीक, अब देखिए a भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है और 3 भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि सभी पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि a/3b एक परिमेय संख्या है। और अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि दोनों क्या लिखे हुए हैं, बराबर संख्या है। अतः इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसलिए √2 भी क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या। लेकिन हमें पता है कि जो √2 होता है वो क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर विरोधाभास उत्पन्न हो गया। विरोधाभास हमें प्राप्त क्यों हुआ, क्योंकि जो हमने शुरू में माना था कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, वो हमारी कल्पना क्या थी, गलत। तो लिख देंगे सिर्फ परंतु यह विरोधाभास प्राप्त हुआ कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें पता है कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर ये क्या आ रहा है, एक परिमेय संख्या आ रहा है, क्योंकि ये परिमेय है तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास क्यों प्राप्त हुआ, यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमारी कल्पना गलत थी कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो अगर हमारी कल्पना गलत आएगी तो अब हम क्या मानेंगे, अतः यह निष्कर्ष निकला
कि 3√2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो ये हमने 3√2 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर दिया। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम अपने प्रश्न आगे की प्रश्नावली करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।